Endometriosis. Yes. I'll pronounce it perfectly. So मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उससे एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस होता है. क्योर तो उसका एक्सीजन ही है. इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में अराउंड 40% चांस है पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. इट्स अ ह्यूज परसेंटेज. सर्जरी करके रिमूव करना कभी भी या बेटर ऑप्शन है. वो आगे वाले होने वाले डैमेज से उसको रोकेगा. नमस्कार देविया सज्जनों, आपका स्वागत है द यार्डीज पॉडकास्ट शो में. और हम हर बार की तरह इस एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले, और आज के हमारे गेस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है. आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर श्री विवेक सालुके जी. ही इज एन लेप्रोस्कोपिक गायनेक सर्जन स्पेशलाइज्ड इन एंडोमेट्रोसिस ट्रीटमेंट. ही इज ट्रेन्ड इन इंडिया as well as in abroad. He is director of Nalini Specialty Hospital, which is center of endometriosis, and he has been visiting multiple known hospitals of Mumbai, जैसे कि उसमें से लीलावती एंड हिंदुजा. इनके साथ हमने एंडोमेट्रोसिस और काफ़ी अदर टॉपिक्स पे भी हमने डीपली बात की है. इनके साथ बात करके मुझे काफ़ी ऐसी वाइब आई कि डॉक्टर्स हमेशा हमारे पेशेंट्स को या अपने पेशेंट्स को वो एक ऐसे जोन में देखना चाहते हैं जहां से वो निकले और एक अपनी हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ जिए. तो इसी की तरह हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, इस एपिसोड का प्रारंभ करते हैं. थैंक यू सर आपका आने के लिए. थैंक यू जितेश फॉर कॉलिंग मी और मुझे आपके शो में आने की. थैंक यू सर. आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला. आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट यू डू अ वेरी गुड कॉज जो लोगों को भी अनफोल्ड होगा बाय योर प्रोफेशन. इट्स अ नोबल प्रोफेशन एंड एवरीबडी नोज इट. आप धीरे धीरे वो अनफोल्ड करेंगे. तो सर मेरा पहला सवाल ऐसा है कि ऐसा आपको लाइफ में क्या हिट किया दैट यू चोज गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट. लाइक जो गायनेकोलॉजी डिग्री जो मैंने लिया, हाँ, तो ये हमको चूज करना होता है MBBS के बाद. ओके. तो जब भी हमने गायनेकोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचा, तभी हमारे यहाँ ऐसे था कि जो आपके अधिक मार्क्स है आपके MBBS एग्जाम्स में, वो आपको उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का चांस मिल सकता है. दैट वाज द सिचुएशन. वो उसी टाइम का ऐसा सिचुएशन था. तो व्हाट बेसिकली ड्यूरिंग MBBS मुझे कोई पूछता था कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट बनोगे, तो मैं उसको बोला नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. बट जब भी मेरा MBBS का रिजल्ट आया, आई डिड वेरी वेल इन माई गायनेकोलॉजी एग्जाम. सो मुझे नायर हॉस्पिटल जो मुंबई का वन ऑफ द गुड हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे मुझे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा था गायनेकोलॉजी करने का. तो MBBS होने के बाद इंटर्नशिप आता है. तो जब मुझे पता है कि मुझे गायनेकोलॉजी में मिलने वाला है, देन आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन द फील्ड एंड आई वर्क. मैंने इंटर्नशिप में गायनेकोलॉजी में बहुत काम किया तभी, एंड फिर आई चोज द फील्ड. तो गायनेकोलॉजी में कैसा है, बेसिकली ये फील्ड में 2 पार्ट्स आते हैं. एक तो सर्जिकल पार्ट आता है, एक दो प्रेगनेंसी और डिलीवरी मैनेज का पार्ट आता है. तो जब भी मैंने गायनेकोलॉजी ख़त्म किया, प्रैक्टिस शुरू किया, पहले 3 साल मैंने प्रेगनेंसी डिलीवरी मैनेजमेंट भी किया. देन आई स्पेशलाइज माई सेल्फ इनटू लैप्रोस्कोपी सर्जरी. सो अराउंड 23 ईयर्स से मैं यही करता हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. अभी मैं कोई प्रेगनेंसी हैंडल नहीं करता. करेक्ट. तो ऐसी दिस वाज अ इंटरेस्टिंग सिचुएशन. या सर मैं वो क्वेश्चन पे आने वाला था. व्हाई लेप्रोस्कोपी, मतलब ऐसा क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि नॉट डिलीवरी बट सर्जरीज, यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट, या ऐसा क्या आपको हिट किया उसमें भी? या तो since beginning I was very much interested in any surgical field. Gynecology is also a surgical field which has good numerous number of surgeries related to जो women internal genital organs है, उससे related जो सर्जरीज है, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज के इसके प्रॉब्लम्स है, तो उसके सर्जरीज आते हैं. तो उसमें आई स्पेशलाइज इन दैट बेसिकली. उससे मैंने स्पेशलाइजेशन किया एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. अभी जैसे बॉलीवुड की फिल्म्स जो होते हैं वो टिपिकली उसको स्टीरियोटाइप कर दिया गायनेकोलॉजिस्ट, और मेल गायनेकोलॉजिस्ट हो तो मतलब काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह दिखाते हैं. सो व्हाट हैज़ बीन योर पर्सनल एक्सपीरियंस बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट इन लाइक बीइंग अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट? क्या है सर आपका तो एक्सपीरियंस? आप ये जो पूछ रहे हो, हाँ. वो एक आई थिंक एक हिंदी फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म जिसमें आयुष्मान खुराना की फिल्म. आयुष्मान को गायनेकोलॉजिस्ट बनते समय जो पिक्चर दिखाया गया था, करेक्ट. दैट वाज बहुत अच्छे फनी तरीके से उसको प्रेडिक्ट किया था. बट
अगर आप पूछोगे द रियल दिस थिंग साइड ऑफ इट the males taking gynecology is from beginning, like बड़े बड़े gynecologist के जो भी नाम आप बोलोगे, पुरंदरेस, शिरोडकर, ये all over world जो इंडियन gynecologist है, they have been male for from so many years. या So there has been, जब सर्जरी की बात आती है many times, अभी तो ऐसा जेंडर बायस कुछ रहा नहीं. वी हैव वेरी गुड फीमेल सर्जन्स, वेरी गुड मेल सर्जन्स भी इक्वली कॉम्पिटेंट. बट इनिशियली जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत पहले से गायनेकोलॉजी ये ब्रांच मेल्स चूज करते थे बिकॉज इट्स अ सर्जिकल ब्रांच एंड इट इज़ अ वेरी वो इंटरेस्टिंग ब्रांच है. और उसके बाद आता है लैप्रोस्कोपी. लैप्रोस्कोपी ये स्पेशलाइजेशन है. अब लैप्रोस्कोपी शुरू होने के पहले सब सर्जरीज ओपन तरीके से होती थी, जहाँ पे पेट को क्लेयर्स में ओपन करके अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर कट आता था और सर्जरीज होती थी. तो लैप्रोस्कोपी का जो सर्जरीज है मे बी अराउंड 1970 से जो हिस्टेक्टमीज वगैरह लैप्रोस्कोपी से होने लगी, यूट्रस रिमूवल की सर्जरीज, उसमें आपको एक छोटा 1 सेंटीमीटर कट लेके टेलीस्कोप पेट के अंदर करके उसमें मैग्नीफाइड इमेज मिलता था. तो आप आँखों से देख पाते हो, उससे 10 टाइम्स बिगर इमेज अगर आपको दिखता है तो आपके सर्जरी का प्रिसीजन तो इम्प्रूव होने वाला ही है. करेक्ट. सो योर सर्जरी बिकम्स लेस पेनफुल, पेन कम होता है, फास्टर रिकवरी हो जाता है, रिटर्न टू वर्क जल्दी हो जाता है और रिजल्ट ऑफ सर्जरी, द क्वालिटी ऑफ सर्जरी इम्प्रूव हो जाती है. तो इसीलिए लैप्रोस्कोपी बहुत ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 10 years इट हैज पिक्ड अप सो वेल एज अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी. मिनिमल इन्वेजिव आपको मिनिमम कट्स में ज़्यादा आउटपुट वाली सर्जरी मिलती है. करेक्ट. सर नाउ आई कम टू द मोर टेक्निकल पार्ट क्वेश्चन. सर बहुत बार ऐसा होता है एंडोमेट्रोसिस को इफ करेक्ट मी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली बिकॉज आई एम प्रोनाउंसिंग इट लाइक अ लेमैन. So it is endometriosis. Yes. I'll pronounce it perfectly. Endometriosis. Sir, more often देखा जाता है ऐसा है कि endometriosis को infertility के साथ लिंक किया जाता है और वो कनेक्शन एक अलग बिल्ड करके एक अलग नरेटिव लोगों को दिया जाता है. सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द नरेटिव, एक्चुअल नरेटिव और वो मैकेनिज्म एंड प्लस व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एंडोमेट्रियम वर्ड क्या है. उसके लिए गायनेकोलॉजी के विमेन इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स आप अगर देखोगे तो उसमें यूट्रस, गर्भाशय, दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज यानी अंडाशय जहाँ से एग रिलीज होते हैं, ये इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स है. जो इनसाइड लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है. जो एंडोमेट्रियम ओवरीज के हॉर्मोन्स के प्रभाव में वो उसका थिकनेस बढ़ता है, वो शेड ऑफ होती है एवरी मंथ, तो उसी से पीरियड्स आते हैं. सो दैट इज अ एक्टिव पार्ट विच गिव्स ब्लीडिंग. जो ब्लीडिंग होता है पीरियड्स में वो उसी से होता है. तो ये एंडोमेट्रियम नॉर्मल पेशेंट्स में जिनको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है वो सिर्फ यूट्रस के अंदर के लाइनिंग में होता है. तो एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि ये एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू अगर यूट्रस के अंदर के लाइनिंग छोड़ के अबनॉर्मल एरियाज में पाया जाए तो वो वहाँ पे एक्टिव ग्लैंड्स करके वहाँ पे ब्लीडिंग करता है. ब्लीडिंग करके आजू बाजू के टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन तैयार करता है, ये रिएक्शन तैयार करता है और एक पेनफुल एरियाज तैयार करता है. तो ये मोस्ट कॉमन साइट्स, ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियोसिस, वो ये क्यों होता है इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशन में जो पेट के अंदर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है उससे कोई सेल्स इम्प्लांट होके वो हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं. अगर मदर को, ग्रैंड मदर को एंडोमेट्रियोसिस रहा हो तो मे बी देयर इज़ अ गुड चांस दैट patient may have, the women may have a chance to have endometriosis, more likely to have endometriosis. और अभी नई थ्योरी के अनुसार जब भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियो रहता है जो डेवलप होता है फीटस, तो वो टाइम पे जो छोटे छोटे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उसी कारण से
ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोबेबल रीजंस. देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये बहुत पेनफुल कंडीशन है एंड इट इज़ लॉट ऑफ सफरिंग एंड गुड वॉल्यूम्स ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस. सो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम अबनॉर्मल एरियाज में, यानी यूट्रस कहाँ कहाँ हो सकता है? यूट्रस के सपोर्टिंग लिगामेंट्स में, यूट्रस ओवरीज में, यूट्रस के मसल के अंदर, और ये अबनॉर्मल एरियाज में ब्लीडिंग करके पेनफुल एरियाज तैयार कर सकता है. सर आपने जैसे अभी मेंशन किया कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. सो जैसे अभी अगर हम एक डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से आते हैं या डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्टेटस से आते हैं एंड देन वी आर टुगेदर, तो भी चांसेस है कि अगर उस फीमेल की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये होगा तो वो पास ऑन होगा उन्हें. मैटरनल हिस्ट्री, मैंने मदर के साइड का हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए तो होता. तो इंटरकास्ट मैरिज होने से, डिफरेंट कास्ट से, इट डजेंट मैटर. बट मदर के साइड पे हो या ग्रैंड मदर के साइड पे हो तो दिस इज डेफिनेटली अ चांस. और एक इम्पॉर्टेंट बात एंडोमेट्रोसिस के बारे में ऐसी है कि डीप एंडोमेट्रोसिस जो होता है वो कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ कैंसर जैसे होती है जो आजू बाजू के ऑर्गन्स में पेनिट्रेट कर सकती है. तो गर्भाशय के आगे पेशाब का थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर, पीछे के साइड पे रेक्टम यानी जो इंटेस्टाइन का लोअर मोस्ट पार्ट है, साइड में यूरेटर्स. यूरेटर्स ये होते हैं कि जो किडनी से यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर तक जाने वाली ट्यूब्स, और पेल्विक नर्व्स जो आपका यूरिनेशन, बाद में मोशंस और सेक्सुअल फंक्शन, ये जो कंट्रोल करने वाली नर्व्स है वो इसी एरिया से जाती है. तो अगर एंडोमेट्रियोसिस इस एरियाज को पेनिट्रेट करके डैमेज कर सकता है तो ये साइलेंट डैमेज है. तो इसीलिए ये जल्दी पिकअप करना, उसको जल्दी सर्जिकली एक्सरसाइज करना या ऑपरेट करना ज़रूरी होता है. हमें कोई भी बीमारी होती है, हम जैसे बुखार आता है तो घर पे बोलते हैं टेम्परेचर चेक कर लो, या कोई भी खांसी आई तो अरे कफ हुआ होगा तुझे. तो सर ये जो मेजर प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? व्हाट डू यू फील कि बेसिक बेसिक चीज़ों को नोट करके एंड अ पर्सन लाइक अ फीमेल हुएवर शी थिंक्स कि उनको अगर थोड़े भी सिम्टम्स है शी शुड कंसल्ट नियर बाय डॉक्टर. ऐसा क्या है जो सिम्टम्स जो होने चाहिए या नोटिफाई So हो? you asked a very interesting question. या Early diagnosis. Early diagnosis, डिले डायग्नोसिस में देरी होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस का. एक डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस मिलने के लिए एक पेशेंट को 6 से 7 साल भी जा सकते हैं. डॉक्टर्स को दिखाया, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, जब भी पीरियड्स में पेन हो रहा है तो मदर बोलती है नहीं ये तो नॉर्मल है, आप मेडिसिन ले लो इसको, ये तो सबको होता है. सो मैनी टाइम्स दिस इज़ द थिंग, द इग्नोरेंस. पीरियड्स के बारे में खुल के बात करना, ये अपने यहाँ सोशल इश्यूज, ये कोई भी पीरियड्स के बारे में ओपनली बात करने से ये शर्म लगता है, तो उसी कारण से इसमें डिले हो जाता है डायग्नोसिस में. सो द मेन सिम्टम्स, जो सिम्टम्स है हमें, कोई भी यंग गर्ल है या फिर एडोलेसेंट एज के पेशेंट्स है या फिर एनी वुमेन, इफ दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स आए तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. सबसे पहला, पीरियड्स में पेन होना, पेनफुल पीरियड्स है, पीरियड्स के टाइम आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जा नहीं सकते हो, छुट्टी लेनी पड़ती है. इफ़ यू आर वर्किंग आपको ऑफ लेना पड़ता है, तो इट इज़ नॉट नॉर्मल. सेकेंड थिंग इज, पीरियड्स नहीं है फिर भी पेन होते रहना, दैट ऑल्सो शुड नॉट बी निगलेक्टेड. देन पीरियड्स में मोशंस में पेन होना, मोशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये बावल एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं. देन यूरिन में पेन होना, दैट ऑल्सो इज यूरिनरी सिम्टम्स. जब भी पेशेंट, some of the women may experience pain while having sexual relations, that also is one of the sign कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, डीप एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसके कारण से उनको पेन होता है. तो ये मेन सिम्टम्स है, यानी पेन गोइंग टू द लेग्स, तो ये तो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स है. लेकिन देर ये एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस के आसपास को छोड़ के इवन लंग्स में जा सकता है, इवन डायफ्राम यानी जो पर्दा रहता है लंग्स और
एब्डोमेन के बीच उधर जा सकता है। स्कार यानी सीजरियन सेक्शन के स्कार के अंदर आ सकता है, या डिलीवरी के स्कार के अंदर भी आ सकता है। तो इसके सिम्टम्स पेनफुल नोड्यूल्स यानी पेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये उसी का लक्षण हो सकता है। तो ये लक्षण जनरली इग्नोर करना ठीक नहीं है। सो गाइज, अगर आपने देख लिया हो अच्छे से कि व्हाट आर द सिम्टम्स, आई क्लियरली मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन आल्सो, बिकॉज आई फील कि आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय सोसाइटी एंड सर इज गिविंग सो मच ऑफ ब्यूटीफुल नॉलेज। आई विल क्लियरली मेंशन दीज सिम्टम्स इन माय डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आईवीएफ जैसे इनफर्टिलिटी की सारी चीज़ें होती है, इनफर्टिलिटी को एंडोमेट्रियोसिस से रिलेट किया जाता है, एंडोमेट्रियोसिस से रिलेट किया जाता है। तो सर, डू यू फील कि जब एंडोमेट्रियोसिस की हम जब भी हम उसकी एक डॉक्टर को कंसल्ट करके हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर उसके पहले किसी को इनफर्टिलिटी हो, सो कैन एंडोमेट्रियोसिस बी अ प्रॉब्लम टू इनफर्टिलिटी? This is a question which is very important because infertility patients में around 40% चांस है पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। ओके। तो एंडोमेट्रियोसिस से सब फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी होने की क्षमता कम होना, या इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होना, ये अलग अलग पॉइंट्स पे हो सकता है। बेसिकली एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए एक ओवरी से प्रॉपर एग रिलीज होके ट्यूब में से प्रेगनेंसी रह के यूट्रस में जाना, यानी ट्यूब नॉर्मल चाहिए, ओवरी का फंक्शन नॉर्मल चाहिए, एंडोमेट्रियम का रिसेप्शन नॉर्मल चाहिए, और नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशंस भी होने चाहिए। ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो एंडोमेट्रियोसिस हिट करता है हर एक पॉइंट पे। अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस, आपका ओवेलियन रिजर्व यानी ओवरीज का जो कैपेसिटी है वो कम कर देता है, वहाँ पे तुम्हारा फर्टिलिटी अफेक्ट हो गया। फैलोपियन ट्यूब्स आजू बाजू के एडिजन्स अगर हो गए तो ट्यूब्स का फंक्शन ठीक नहीं रहेगा, तो वो प्रेगनेंसी को लेके यूट्रस में जाएगा नहीं। बिकॉज एंडोमेट्रियम इतने अबनॉर्मल फैक्टर्स क्रिएट करता है, तो एंडोमेट्रियम जो अंदर का एंडोमेट्रियम लाइनिंग जहाँ पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने वाला है, उसका रिसेप्टिविटी कम कर देता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस से पेनफुल सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है कि प्रेगनेंसी ना हो। तो ये सब चीज़ मल्टी फैक्टोरियल यानी अलग अलग फैक्टर्स को लेके एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी को होने से रोकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ा कारण है कि प्रेगनेंसी ना हो, तो इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण हो जाता है। करेक्ट सर। जब मैं इस बारे में एंडोमेट्रियोसिस के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये देखा कहीं आर्टिकल्स में ऐसा हर बार लिखा हुआ था कि मतलब बहुत ज़्यादा मेंशन किया हुआ था कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लेंदी होती है। इफ़ यू गो बाय सम मेडिकल टर्म्स, इफ देर आर डॉक्टर्स हु ट्रीट विद मेडिसिन्स, there are doctors who treat with surgeries, just like you do it. If like there is this one reel out there, shake shack shook, you do it like this in the surgeries. So what do you feel sir, ये lengthy process को cut off करके directly एक surgeon से बात करके जाना चाहिए? So what is the process of it कि lengthy क्यों होता है ये? हाँ, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट बेसिकली आप जो पूछ रहे हो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हो गया, करेक्ट, तो फिर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करनी चाहिए या सर्जरी करनी चाहिए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट बेसिकली डीप एंडोमेट्रियोसिस को एज अ प्राइमरी सर्जरी करके रिमूव करना कभी भी या बेटर ऑप्शन है। वो आगे वाले होने वाले डैमेज से उसको रोकेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट का यूज़ क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट का ये यूज़ है कि जो रिकरेंस है इसको ये एंडोमेट्रियोसिस का एक इशू है कि वो रिकर हो सकता है। जब तक आपको ट्यूब्स ओवरीज यूट्रस है वो वापस आ सकता है। तो वापस नहीं आने के लिए मेडिसिन का यूज़ होना चाहिए, और फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी प्रेगनेंसी होने की क्षमता जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन का यूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ सर्जरी करता हूँ, मैं मेडिसिन भी देता हूँ को, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे। यस, नहीं सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि देयर हैज बीन आर्टिकल इन इंडिया, आई हैव टू बी वेरी ब्रूटल ऑन दिस, देयर आर फ्यू डॉक्टर्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट देयर आर आर्टिकल्स ऑल्सो मेंशन वेयर दे टेक द प्रोसेस वेरी लेंथी बाय मेडिसिन्स. But what I have read about you, what I have personally seen you, that
the reviews from your patients also, I've read that, I've personally connected to few of them and I've asked, you have been very clear to them, you have been very brutal कि ये है, ये है, ये है. So I love that about people when they are very clear, and you are one of them कि you don't just entertain that whole thing. ये है और ये ऐसा होगा. So उसके लिए सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी था, ना आई वांटेड टू लेट दिस पीपल ऑल्सो नो कि हर बार आप मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते हो. बट ये और एक सवाल आ जाता है मेरा कि कैन इट बी, जस्ट अ क्वेश्चन, कैन इट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन ऑल्सो? व्हाट डू यू फील? सो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उससे एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस होता है, क्योर तो उसका एक्सीजन ही है, एक्सीजन सर्जरी. मैं खुद ट्रेंड एंडोमेट्रियोसिस एक्सीजनल सर्जन हूँ, जिसमें मैंने ट्रेनिंग ली हुई है. ये पर्टिकुलर गायनेकोलॉजिस्ट होने से तुम एंडोमेट्रियोसिस सर्जन नहीं होते हैं. लैप्रोस्कोपिक सर्जन बनने से आप एंडोमेट्रियोसिस सर्जन नहीं बनते हो. इसीलिए आपको एक, मैंने वेरियस सेंटर्स इंडिया एंड अब्रॉड विजिट करके इसकी ट्रेनिंग ली हुई है, और लास्ट अराउंड 15-20 ईयर्स से मैं एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट मैनेज कर रहा हूँ. तो इसमें यू हैव टू बेसिकली, डीप एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स है उनको इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रीटमेंट कोई स्पेशलिस्ट के पास पहुँच जाए. नहीं तो क्या होता है, डॉक्टर हु इज नॉट अ स्पेशलिस्ट विल डू अ लैप्रोस्कोपी, विल नॉट क्लियर इट कम्प्लीटली, सो देयर विल बी रिकरेंस. वो रिकरेंस नहीं है, वो रेसिडुअल डिसीज है. रेसिडुअल डिसीज यानी जो पहले ऑपरेशन में पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है. तो रिकरेंस यानी डिसीज का, एंडोमेट्रियोसिस का वापस आना. रेसिडुअल डिसीज यानी जो डिसीज पहले ऑपरेशन में नहीं क्लियर हुआ है. इसमें फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क. अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस सर्जन, कोई ट्रेंड एंडोमेट्रियोसिस सर्जन ये सर्जरी करता है, तो इसका रिकरेंस का चांसेस ज़्यादा है, रेसिडुअल डिसीज नहीं होगा. तो चांसेस ऑफ रिक्वायरिंग नेक्स्ट सर्जरी विल बी वेरी मच डिलेड. तो वापस जल्दी नहीं लगेगा. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये कोई ट्रेंड ऑपरेशन एंडोमेट्रियोसिस सर्जन ये सर्जरी करे. मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई कारण से सपोज पेशेंट्स का डायग्नोसिस हो जाता है, पेशेंट को 1 साल तक कोई भी कारण से सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ एकेडमिक इश्यूज, बिकॉज ऑफ फैमिली सोशल इश्यूज. दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है. मेडिकल ट्रीटमेंट का मेन एम ये है कि पीरियड्स को रोक के रखना. अगर हर साइकिल में पीरियड आते रहेगा तो हर बार वो एंडोमेट्रियस में ब्लीडिंग होते होगा और वो बढ़ते जाएगा. इट्स अ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डिसीज, डे बाय डे, एवरी साइकिल वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है. तो इसका मेन पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, यही होता है कि इसको पीरियड्स जो नॉर्मली 11 से 12 पीरियड्स आने वाले हैं पूरे साल में, उसको आप 3 या 4 कर दो. उससे एंडोमेट्रियोसिस प्रोग्रेस नहीं होगा. तो जब सर्जरी डिले करनी है, कोई कारण से कर नहीं पाते हो, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है. और सर्जरी हो जाने के बाद वापस ना आए या फिर फर्टिलिटी पोटेंशियल प्रोटेक्ट करे, इसीलिए फिर वापस मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो दीज आर जुडिशियस यूज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. करेक्ट. सो जैसे अगर एक आम भाषा में मैं बात करूँ, अगर आपको इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो आपको अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू द सर्जरी पॉइंट. व्हाट आई फील ऐसा है, बिकॉज आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया दैट जस्ट टू मेक श्योर दैट इफ इट कांट बी ओनली क्योर्ड बाय दिस थिंग, एंड देयर आर चांसेस कि वो वापस भी हो सकता है अगर वो एक स्पेशलिस्ट से ना किया जाए, अगर एक स्पेशलिस्ट के द्वारा उसको ना परफॉर्म किया जाए. तो सर इससे ही रिलेटेड, जैसे अब एक तरह का ये हाफ, मतलब मैं उसको मेनोपॉज की तरह कंपेयर नहीं करूंगा, बट एज यू सेड कि मेडिसिन से पीरियड्स आर कंट्रोल्ड. सो सर पीरियड कंट्रोल होने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, वो पूरे बॉडी में दिखते हैं कहीं ना कहीं. इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर इंटरनल एनी अदर ऑर्गन और फेशियल बॉडी या आउटर बॉडी, क्या होता है सर अगर पीरियड्स अगर ऐसे हम ब्लॉक्स में रखें तो? हाँ, सो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो 4 प्रकार की होती है. एक तो आप कंबाइंड ओसी पिल्स, जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए जो टैबलेट्स आती है, गर्भ निरोधक टैबलेट्स आईपिल, पिल्स. पिल्स, आई पिल्स नहीं, वो पूरे महीने तक 21 डेज लेते हैं. ओके. जैसे मालायन आती थी को पहले, अगर आप हाँ. तो वैसे अभी वो टैबलेट्स आप 21 डेज में ना देके उसको 83 डेज दे दो, तो उससे
अगर कंटिन्यूस दोगे तो पीरियड नहीं आएगा, तो वो एक रीज़न, एक मेन ट्रीटमेंट है। तो यंग गर्ल्स में जनरली हम प्रेफर करते हैं कि उनको ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी ना आए और एंडोमेट्रियोसिस भी ना बढ़े। दूसरा ट्रीटमेंट आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उसका ट्रीटमेंट है, तो ओनली प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट आती है। तीसरा है एक मेरिना कॉइल, यानी प्रोजेस्टेरॉन की इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की डिवाइस फिट की जाती है, जिससे पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता नहीं। ये तीनों टैबलेट, इससे मेनोपॉज नहीं होता है, क्योंकि Okay. हार्मोन्स बॉडी को मिल रहे हैं। हम्म। हार्मोन्स के साइड इफेक्ट थोड़ा ब्लोटिंग होना, वेट गेन होना, थोड़ा एक्ने, फिश, स्किन इश्यूज, ये सब थोड़े आ सकते हैं, बट इससे मेनोपॉज के सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन जो चौथा GnRH एनालॉग्स बोलते हैं उनको, जो मेनोपॉज कर देता है। मेनोपॉज ये ट्रीटमेंट हम 3 महीने के ऊपर देते नहीं है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उससे बोन लॉस काफ़ी होता है। तो ये मेनोपॉज ये पर्टिकुलर चौथे ट्रीटमेंट से होता है, पहले 3 ट्रीटमेंट से मेनोपॉज नहीं होता है। दैट इज द मेडिकल ट्रीटमेंट बेसिकली। ओके। सो जैसे हार्मोनल चेंजेस पे इतने इफेक्ट बॉडी पे या चेहरे पे दिखते नहीं है। सर आपने अभी एक डिवाइस मेंशन किया, व्हाट इज दैट डिवाइस? आई मीन गैजेट, आपने कुछ तो ऐसा डिवाइस। मेरीना। मेरिना, सो कैन यू जस्ट डिस्क्राइब इट, क्या है वो एग्जैक्टली? मेरीना एक डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर टी जैसे शेप का रहता है, यूट्रस Okay. के कैविटी के अंदर उसको फिट किया जाता है। हम्म। उसमें से वो हार्मोन रिलीज करता है। वो 5 इयर्स का लाइफ होता है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है और पीरियड्स को बंद कर देता है, और उसका शरीर पे इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उधर के उधर एक्ट करता है। सो इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और व्हाट नो, एग्जैक्टली इट इट इज आप कॉपर टी के बारे में जानते हो? इज? यस यस, जो कॉपर टी। प्रेगनेंसी ना हो तो यस यस। कॉपर टी जैसे वो यूट्रस के अंदर फिट होता है, सिर्फ इसमें हॉर्मोन्स रहते हैं, ओके। जो और डेली डोज में रिलीज करते हैं। ओ, उसके अंदर ही होता है? हाँ, ओ क्रेजी। तो 5 साल तक इसको वापस मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं, डेली टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं, टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट्स। ओके सर, ऐसी और एक तरफ आते हैं कि जब एंडोमेट्रियोसिस से कोई भी डायग्नोस होता है, कोई भी इस प्रॉब्लम से डायग्नोस्ड होता है, तो आपके पास ऐसे कई कपल आए होंगे जो मेंटली काफ़ी अनस्टेबल हो गए होंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जो लोग नहीं जान पाते, बट जानने के बाद जब मेंटली लोग थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, या मतलब मेंटली वो आउट हो जाते हैं, आउट एज एन आई विल मेंशन द वर्ड, बिकॉज कैसा होता है कि दे आर नॉट इन देयर ओन कंट्रोल ऑफ इमोशंस, दे गेट आउट ऑफ देयर इमोशंस समटाइम्स, आपसे बात करते करते या कहीं भी होता है कि सर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो सर डू यू फील कि बीइंग अ डॉक्टर, I think now you are a half psychologist also, because half of the time when you explain your like the patients, आप उनको मेंटली भी ट्रीट करते हो। सो सर मुझे ऐसी कोई आपका एक ऐसा कोई किस्सा है आपके पूरे जर्नी में, कोई एक मेंटली अगर लाइक कपल हार गए हो, उनको आपने मोटिवेट किया हो, ऐसा कुछ है सर? ये तो डे टू डे बेसिस है। सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बहुत सीवियर होता है। कैसा है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उनके साइकोलॉजिकली कैसे इफेक्ट पड़ता है पेशेंट्स पे, कि सी दोज मेनी डेज पेन, अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, नॉट एबल टू परफॉर्म टू द, उनको पे हर एक को अपनी कैपेसिटी पता है, इट्स अ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। सो अपने कलीग्स अपने से आगे जा रहे हैं, और 4-5 दिन जो भी है, जो पेन है, कांस्टेंट पेन है, वो आपको प्रिवेंट कर रहा है, वर्क आवर्स लॉस कर रहा है, आपको फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही थी। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो श्योरली पड़ता है पेशेंट्स पे। इसीलिए कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट, यानी पूरी तरह मैनेजमेंट, जो हमारा बेसिकली कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट सेंटर जो हमारा नलिनी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो टीम में एक सर्जन ज़रूरी है, देन पेन स्पेशलिस्ट ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स ज़रूरी है, डाइटिशियंस ज़रूरी है, पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूरी है। ये सब इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब डॉक्टर्स का हेल्प लगता है, इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच। तो ऐसे बहुत सारे किस्से रहते हैं कि पेशेंट्स गेट वेरी डिप्रेस्ड विद डायग्नोसिस, मुझे कॉन्स्टेंटली मेडिकेशन लेना पड़ेगा, मुझे प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत कम हो गया। तो इसीलिए वी हैव इन आवर टीम हु विल मोटिवेट देम, कॉन्स्टेंटली टॉक टू देम एंड चीयर देम अप। व्हेन यू हैव वी हमारे पेशेंट्स को हम यही टीच करते हैं कि यू टेक कंट्रोल ऑफ दिस एंडोमेट्रियोसिस, यू डोंट गेट
लॉस टू दिस डिसीज, बिकॉज इफ स्मार्टली मैनेज, अगर आप उसको स्मार्टली मैनेज करते हैं तो यू कैन रियली गेट अ गुड आउटकम, बार बार सर्जरीज नहीं लगेगी और आप उसको अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो, प्लस यू कैन डू वेल इन योर आपके डे टू डे करियर में भी आप अच्छा कर सकते हो। तो ये बहुत समझाना ज़रूरी है। करेक्ट, करेक्ट। तो सर ऐसा ऐसा कोई किस्सा है आपके पास जो आपको मतलब शेयर करना है, जो शायद ऑडियंस को भी मोटिवेट करे? ऐसा कोई किस्सा है आपके पास इतनी इतनी वो उसको कहते हैं मराठी में अप्रतिम जर्नी में, हाँ, हाँ। ऐसा कोई किस्सा है, एक आधा किस्सा आपके पास जो आपको शेयर करना हो? हाँ, तो ऐसे किस्से तो बहुत, मीन्स हर पेशेंट एक एंडोमेट्रियोसिस का आप देखोगे ओपीडी तो हर पेशेंट का अपना-अपना किस्सा है, बट बहुत पॉजिटिव किस्से भी रहते हैं। लाइक एक पेशेंट, एक वन ऑफ आवर पेशेंट हू हैड कम फ्रॉम इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र, शी वाज अ यंग गर्ल 21 इयर्स, वाज सो मच इन पेन एंड वो उनको डायग्नोसिस भी मिल नहीं रहा था, तो हमने उनको डायग्नोसिस करके दिया, फिर बाद में एंडोमेट्रियोसिस का एक्सीजन किया and then she got married and then without any treatment because of her surgery and उनको pain relief fantastic हो गया, so she can complete her graduation, post graduation, she can go for a good job and then she got a pregnancy also, that was a very happy moment for her, so which she didn't expect or we also didn't expect that she will ये कंसीव अपने आप कंसीव इतनी जल्दी हो जाएगी, हमको लगा कि इनको आईवीएफ लगेगा, आगे ट्रीटमेंट लगेगा, but then this was though she was extremely happy, so these are the ऐसे किस्से तो बहुत है। मतलब बहुत कुछ हो जाएंगे सर। और एक जैसे नाउ दिस सेक्टर is kind of expensive for the people. Like if you want to consult a specialist, I know there is a cost when you have to go through a certain process and you have to cure this kind of disease. आपको वो एक रहता है, you have to pay. But do you feel socio-economical या economical problems भी एक फैमिली की, एक कपल को, एक लड़की की दिस अगर वो इस चीज़ से डायग्नोस्ड है या किसी भी इससे रिलेटेड चीज़ों से आ रही है, जा रही है उसकी तरफ, तो डू यू फील सोशो इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिकल पैटर्न कहीं ना कहीं उसको ये ट्रीटमेंट लेने से रोकता है? एंडोमेट्रोसिस का जो सर्जरी है वो इट बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड सर्जरी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, इसमें अलग अलग स्पेशलिटी के लोग रहते हैं, प्लस अ टीम इज इन्वॉल्व, इट बिकम्स अ एक्सपेंसिव सर्जरीज, but see this again we are talking in this March is a endometriosis month, so endometriosis awareness month है, अवेयरनेस मंथ। तो लाइक हम हमारे सेंटर में लाइक अभी 28 और 29 ये 2 Okay. दिन हम चैरिटेबल रेट्स पे सर्जरी करते हैं, तो Wow. ये हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो ये अफोर्डेबल ट्रीटमेंट नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज मैं मेरे हॉस्पिटल में सर्जरी करता हूँ, लीलावती हॉस्पिटल में करता हूँ और हिंदुजा हॉस्पिटल में भी करता हूँ, तो वहाँ पे कॉस्ट भी काफ़ी होता ही है बड़े हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द चार्जिंग पैटर्न एवरीथिंग, ये एक्सपेंसिव सर्जरी तो होती है, but there are centers which are offering this treatment for needy patients like our center. We collect the patient whenever patient comes, she says कि she can't, उनको होता नहीं है, अफोर्ड नहीं हो पाता है, तो हम उनका एक स्पेशल बुक में एंट्री करके रखते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 months व्हेन पेशेंट्स गैदर की, फिर उनको एक चैरिटेबल रेट्स पे कंपनी से हेल्प लेके, वेरियस फार्मा कंपनीज उनसे सब हेल्प करके उनका चैरिटेबल रेट्स में कर देते हैं सर्जरी, तो वो एक हम लोग रूटीन करते आए हैं बहुत दिनों से, क्योंकि बहुत बार नहीं तो क्या है उनकी सर्जरीज डिले हो जाती है, तो दैट इज़ नॉट गुड। या थैंक यू सो मच सर, मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा दैट यू डू ऑन चैरिटेबल बेसिस एंड प्लस एंड सर जस्ट आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ द बॉक्स, आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन कितना रिलेटेड है, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड है जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है, क्या ये सर्जरीज भी उसमें कवर होती है या सिर्फ क्या है, मतलब अगर ऐसा कोई होगा? आयुष्मान कार्ड मीन्स एंडोमेट्रियोसिस सर्जन वहाँ बेसिकली होना ज़रूरी है, ओनली लैप्रोस्कोपिक सर्जन ज़रूरी नहीं है, ट्रेन डॉक्टर कोई ऐसे सेंटर में हो जहाँ पे ये कार्ड्स चलते हो, सो पॉसिबल है मतलब? वहाँ पॉसिबल है, बट आई एम एक्चुअली नॉट नोइंग कि कहाँ पे ये Okay. पॉसिबल है। हाँ, जस्ट इसके लिए मैंने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आप इतना पूछ ले तो ये भी पूछ नहीं लीजिए। अभी गवर्नमेंट तो हेल्थ सेक्टर में बहुत हेल्प कर रही है, तो मे बी ये आयुष्मान कार्ड ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सब सर्जरीज आनी चाहिए, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव रेज्ड।
थैंक यू Please. सो मच सर। ये हम इसके बारे में अवेयरनेस करेंगे एंड आई फील वेरी ग्लैड कि मार्च में ही आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और मार्च में ही इसका अवेयरनेस मंथ है। सो व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस हैविंग यू ऑन बोर्ड ऑन द सेम मंथ। सो सर Thank you so नेक्स्ट much. क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हम जो खाते हैं, अब जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हमारे एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, जो टॉक्सिन एयर्स में आ रही हैं आजकल, जो पोल्यूटेड एयर है, कहीं न कहीं हमारे खाना-पीना, रहना, डेली रूटीन, रात को रील्स देखते-देखते 2 बजे सो जाना या कभी 3, कभी सोना ही नहीं कभी-कभी। तो सर डू यू फ़ील कि एक लड़की की ज़िंदगी में जस्ट बिकॉज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक थिंग, एयर एंड एवरीथिंग, खाना-पीना इससे रिलेटेड, डू यू फ़ील कि इससे भी चांसेस है एंडोमेट्रियोसिस के होने के? Yes, endometriosis, environmental factors play a role. Maybe pollution, the fertilizers used, जो भी जो हम लोग जो डाइट कंज्यूम करते हैं उसमें जो पॉल्यूटेंट्स है वो एक वन ऑफ द रीज़न कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। बट एंडोमेट्रियोसिस अगर डायग्नोस होता है तो पर्टिकुलर फूड्स अवॉइड करने चाहिए। उसमें जो अवॉइड करना चाहिए वो है डेयरी, जो ग्लूटेन मैदा, मैदे वाली चीज़ कम करनी चाहिए, पाव या फिर मैदे वाली चीज़ कम करनी चाहिए। और सेकंड थिंग, रेड मीट कम लेना चाहिए, कॉफ़ी कम लेना चाहिए, अल्कोहल कम लेना चाहिए। ये ऑल दिस पैटर्न ऑफ फूड्स आर इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो एंडोमेट्रियोसिस को होना और उसको हुआ तो उसको फ्लेयर अप करने के काम आती है। वाइज ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल आर बेटर। करेक्ट, जस्ट लाइक यू मेंशन कि आपकी टीम में न्यूट्रिशनिस्ट भी है हाँ। एंड डाइटिशियन एंड ऑल, आपने वो मेंशन किया प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस कि यस। ट्रीटमेंट होने के बाद भी आप कुछ ऐसा मत खा लो कि ये वापस रिकर हो जाए। यस। देयर आर चांसेस, राइट? तो सर और एक जैसे मेरा सवाल था कि नाउ दैट जब इसके बारे में रिसर्च करते हुए मैंने जाना कि यहाँ पे बहुत बार कैसा होता है कि लाइक हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद योर पार्टनर और एनी अदर इंजरी विच हैज़ ऑकर्ड नियर बाय वजाइना, और कभी-कभी कैसा होता है कि कुछ लड़की या कुछ औरतें जिनको पेल्विक के पास या कहीं भी वजाइनल एरिया में अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, अचानक से, मतलब आउट ऑफ नोवेयर यू आर जस्ट वॉकिंग एंड समथिंग आपका ये हो गया। क्या ये ऐसे सिम्पटम्स भी आते हैं क्या? मतलब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि लाइक हैविंग रैशेज़ अराउंड दिस और हैविंग स्वेलिंग अराउंड पेल्विक इज़ वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ हैविंग दिस स्वेरिंग अराउंड द इन द पेल्विक पेल्विस, पेल्विस पेल्विस इज द इनसाइड पेल्विस। इनसाइड या तो ये बाहर से जो आप बोल रहे हो एक्सटर्नल जेनेटिक हाँ, ऑर्गन्स, हाँ, वहाँ पे स्वेलिंग आने का कॉज एंडोमेट्रियोसिस कम हो सकता है। जो डीप इंटरनल ऑर्गन्स है, एंडोमेट्रियोसिस का लोकेशन डीप इंटरनल ऑर्गन्स है। सो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब भी डीप पेनिट्रेशन होता है तभी पेन होता है। डीप डीप डिस्पैरियोनिया यानी डीप पेन व्हाइल हैविंग रिलेशंस, नॉट सुपरफिशियल पेन। करेक्ट, जो पेनिट्रेशन का पेन है वो जनरली एंडोमेट्रियोसिस से नहीं होता है। जो डीप पेन है क्योंकि वो अंदर के ऑर्गन्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं, तो जब भी डीप प्रेशर लगता है तभी वो पेन होता है। दैट इज वो ज़्यादा करके एंडोमेट्रियोसिस से होता है। एक्सटर्नल जेनाइटल में स्वेलिंग आना ये लेस कॉज है, अनलेस कोई आपका डिलीवरी के लिए जो टाके लेते हैं, इपिजियोटॉमी बोलते हैं उसको, उसमें अगर एंडोमेट्रियोसिस हो गया तो वो एक्सटर्नल स्वेलिंग दे सकता है। अदरवाइज बाहर से रैश आना, बाहर स्वेलिंग होना इज नॉट एंडोमेट्रियोसिस जनरली, वो करेक्ट। नहीं होता। तो सर जैसे आपने बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान जब वो टाके जैसे सुइंग सूचरिंग करते हैं हम, तो सर जैसे आपका भी वही पॉइंट से मैं आ रहा हूँ कि सूचरिंग करते वक्त भी अगर कहीं गलती से कुछ हो गया तो दैट कैन ऑल्सो कॉज एंडोमेट्रियोसिस, डू यू फील कि नहीं उसके? वो एंडोमेट्रियोसिस का कारण हो सकता है एपिजियोटॉमी। ओके, रेयरली होता है बट नॉट ऑल, बट देन वो वहाँ पे एंडोमेट्रियम, एक्टोपिक एंडोमेट्रियम इम्प्लांट हो सकता मतलब दैट कैन बी वन ऑफ द कॉज। है, वन ऑफ द कॉज। यस। Correct, correct, sir. So now that we have talked so much about it, sir, any tip for our audience who have been watching for this? And before giving a tip, there is one question from one of the audience. Like when I was researching about it, when I put the story on a public platform, polls came on Instagram. There is this one personal question. There is this one couple from Maharashtra's inner sector. They have like they are plus 30 plus 40 something, they haven't revealed it, matlab they just randomly it came to me, plus 30 plus 40. So sir, they have been conceiving and they have consulted many doctor and उनको अलग अलग जगह अलग अलग रिपोर्ट आई है, and
इस क्वेश्चन का मेन पार्ट तो ऐसा है कि सर क्या हम कंसीव आफ्टर 40-50 भी कर सकते हैं, डू यू फील? एंड सेकंड कि अगर एंडोमेट्रियोसिस हो और हमें फील ना हो रहा हो या कोई इंटरनली उसको मतलब हम करते हैं ना कई बार इंडिया में कि अरे ठीक है अंगावर काढूंगे तो मराठी में बोलते हैं हम बदन पे निकाल लेंगे इस तरह की चीज़ें। सो ये 2 क्वेश्चंस है सर आपको उसको आंसर देना है कि कंसीव कर सकते हैं आफ्टर 40-50 या 30-40-50 एंड सेकंड इज़ कि अगर इंटरनल अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया, कैन इट लीड टू डेथ आल्सो? कंसीविंग आफ्टर 40-50, अगर आपको अगर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट नहीं है तो कंसीव तो हो सकते हैं, जब तक ओवुलेशन होगा कंसेप्शन पॉसिबल है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है मेनी टाइम्स, तो उनको कंसीव होने में हेल्प लग सकती है। इवन 25 में भी कुछ हेल्प लग सकती है, आईवीएफ लग सकता है। तो डीलेड एज में कंसेप्शन तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, बट definitely chances are less if endometriosis is there, if chances are better if endometriosis is not there। वो एक हो गया क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि लोग जैसे अपने शरीर पे वो सारी प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं और अरे चलो जाने तो इधर ही दुख रहा है इधर ही दुख रहा है जाने तो वो ठीक है, मतलब ऐसा ये होता है इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं है लेट गो नेचर। तो सर इट कैन इट लीड टू डेथ आल्सो? लाइक आई एम जस्ट आस्किंग, कैन इट बी दैट सीरियस? Deep endometriosis is not a cancer, but it can behave like a cancer, it can damage, वो अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है। कोई कोई कभी कभी डिसीज साइलेंट होता है। साइलेंट डिसीज कैसे होता है कि जो एक स्पेशली यूरेटर का एंडोमेट्रियोसिस, सपोज यूरेटर का एंडोमेट्रियोसिस, यूरेटर क्या है? किडनी से जो पाइप आ रहा है, ट्यूब आ रहा है यूरिन लेके पेशाब के थैली तक, वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस ने कंप्रेस कर दिया, तो वो बैक प्रेशर से किडनी डैमेज हो गया, पेशेंट को पता नहीं चला। सो पेशेंट कैन लूज अ किडनी, उसका किडनी लॉस हो सकता है अगर वो डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, पेन थोड़ा बैकएक हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट कॉजेज से शी कैन लूज द किडनी इफ इट इज़ नॉट डायग्नोज। और सेकेंड थिंग इज एंडोमेट्रियोसिस में अगर नॉर्मल पेशेंट में कैंसर का परसेंटेज, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर होने का परसेंटेज अराउंड 2% है, तो एंडोमेट्रियोसिस बिकम्स 4%। सो इट डबल्स, 2-fold इंक्रीज रिस्क, यानी डबल कर देता है रिस्क होने का। अगर बहुत दिन से डीप एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ किया नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं किया हुआ है, तो ये कैंसर में आस बदल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, दैट इज़ वन रिस्क। और इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज कर सकता है, दैट इज वो दूसरा रिस्क है। अगर वो डैमेज होने के कारण इनडायरेक्टली इट कैन बी कॉज ऑफ द डेथ इफ इट्स अ वेरी निग्लेक्टेड पीस। सो आई एम कमिंग टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं मेरे हर गेस्ट को हर बार ये पूछ ही लेता हूँ कि आर यू स्पिरिचुअली एक्टिव? Are you spiritually active? Do you believe in religious activities, spiritual activities? Are you active in that? Not very much. I Okay. don't meditate, but religious, okay. All our families are religious. I mean, you believe in that energies, right? Yes. So ऐसी मतलब इससे ही रिलेटेड, मतलब उसमें मैं क्वेश्चन घूप देता हूँ ऐसे कि सर स्पिरिचुअली एक्टिव होना या ऐसी जितनी भी एनर्जीज अराउंड है, can this help a patient mentally also to just put them in a curing sector? ऐसा होता है? Yes. Yoga, meditation definitely is advised for endometriosis patient. It will make you more calm. It will, वो आपको ज़्यादा प्रिपेयर करेगा ये पेनफुल कंडीशन To fight with this. to fight करने। Correct. Plus there are Yeah. there are endometriosis support groups, Support groups. national and international, where there are support groups where it is good to join the support groups so that things can be shared and you can be aware what is going on। करेक्ट, जस्ट लाइक मेंटल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं उसी तरह से। Yes। करेक्ट। कैन यू जस्ट शेयर, मतलब आप मुझे बाद में मतलब आफ्टर दिस शेयर मी दैट पुट इन डिस्क्रिप्शन, थोड़े ऐसे लोगों को हेल्प हो जाएगी ऐसे ये ग्रुप्स में ज्वाइन होने के लिए। एंड सर आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल है कि सर मुझे ये जानना है कि आपका लोगों के लिए एडवाइस क्या है just to be healthy, cure, and like related to this disease also? What is that one advice you want to give generally to everyone, when men, women, even it's not related to men, but still advice to them also and to women also? So it is important advice from my side, uh, that you don't ignore the health issues. Whatever you feel, go to the root,
find out the cause, clear it and relax. Second thing, if you have an issue, take charge of yourself. Don't get depressed. Talk to people, talk to the specialist, find out, uh, explore, and you take charge of your health. That is my advice. करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और फर्स्टली थैंक यू सो मच आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। एंड इट वाज लाइक ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस, बट यू वर लाइक दिस इज अवेयरनेस मंथ एंड आई हैव टू डू इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो दिस इज मी जितेश राठौड़ फ्रॉम द याडीज पॉडकास्ट शो, साइनिंग ऑफ विथ नन अदर देन डॉक्टर विवेक सालुके। थैंक यू सर। Thank you so much, Jitesh. Thank you for having me in the show. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक एपिसोड देखा हो तो यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इससे हमें मदद मिलेगी, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हम और ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करें और आपके साथ जुड़े रहें।